क्या डिस्कस किए थे? इकोलॉजिकल पैरामीड डिस्कस किए थे। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामीड्स में कितने टाइप के पैरामीड डिस्कस किए थे? पैरामीड ऑफ नंबर, पैरामीड ऑफ बायोमास, पैरामीड ऑफ एनर्जी। पैरामीड ऑफ नंबर का कैसा आता? पैरामीड ऑफ नंबर किस टाइप का रहता? अच्छा, बायोमास का डायग्राम देखे अच्छे से। इन्वर्टेड बायोमास की एग्जांपल क्या है? कौन सा इकोसिस्टम है? मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? डीकंपोजिशन के स्टेप्स क्या है? और बराबर देखे ना सब अच्छे से? रिवीजन हुआ ना? ठीक है, चलेगा। अभी आज का जो लेक्चर है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन और मिनरल साइक्लिंग भी डिस्कस करने का है ये होने के बाद, और इकोसिस्टम सर्विसेज ये पॉइंट है, 5-6 लाइन का पॉइंट है। ये 3 पॉइंट आज कवर करके टॉपिक खत्म करना है अपने को। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये इवोल्यूशन के पैरेलल प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो होगा उसमें हम बायोटिक कंसिडरेशन करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पर लेकिन इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे अपन। इकोलॉजी में देखते क्या अपन? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे वो हमको देखना है। अब इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होंगे बहुत सारे, और वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे बायोटिक फैक्टर को, और बायोटिक फैक्टर सॉइल इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। मतलब वहाँ पर जो सॉइल का इन्वायरमेंट है उसको सबसे पहले हमारे प्लांट्स चेंज करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स चेंज करेंगे। अब प्लांट्स में कैटेगरी है लोअर टू हायर, हमको मालूम है। ठीक है, देखेंगे अपन वो डिस्कशन में लाएंगे वो बात। इकोलॉजिकल सक्सेशन की डिफिनेशन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इसकी प्रॉपर डिफिनेशन हमको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया। ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी, in terms of variability, in terms of variation, in terms of evolution, with respect to molecular with respect to molecular variation। मतलब यहाँ पर जो कंपोजिशन में चेंज हो रहा तो वो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसके एनाटॉमिकल, सेलुलर, मॉलिक्यूलर चेंजेस भी कंसिडर होंगे वहाँ पर। मतलब जो बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होगा उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है अपने। अब ये जो प्रॉपर फ्लोइंग स्टार्ट होंगी, जो कि आगे के अभी डिस्कशन में लाना है वो बात, उसके लिए प्रॉपर सक्सेसफुल इकोलॉजिकल सक्सेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आना चाहिए, इकोसिस्टम मेंटेन होना चाहिए, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स लिविंग फॉर्म को क्या करना चाहिए? प्रोग्रेस देना चाहिए, और वो जो लिविंग फॉर्म है वहाँ से फिर उनका फ्लो भी होना चाहिए। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बायोटिक इन्वायरमेंट से अबायोटिक इन्वायरमेंट में जाना, और अबायोटिक इन्वायरमेंट से फिर बायोटिक इन्वायरमेंट में आना। ये सक्सेसफुल फ्लो होंगी अगर इक्विलिब्रियम पैटर्न पर, तो हम समझेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन ये सक्सेसफुल है, और लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स ये आइडियल स्टेट में है, ये समझेंगे हम। Sequential and parallel changes in a physical environment. Sequential and parallel changes in the physical environment leads to formation of community, that is equilibrium with environment, called climates community. इसका मतलब क्या हो रहा? Sequential changes in physical environment मतलब जो हमारे surrounding environment की बात चल, surrounding environment में sequential changes होना चाहिए। जैसे अर्थ के भी चेंजेस देखे अपन इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में हमने क्या देखे? अर्थ ये क्या है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के फॉर्मेट में डेवलप हुआ, और ये डेवलप होने को लाखों साल लगे, मिलियंस ईयर लगे उसके लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा आइडिया लगाओ तुम कि सीक्वेंशियल एंड पैरेलल चेंजेस इन फिजिकल इन्वायरमेंट्स। फिजिकल इन्वायरमेंट्स
मतलब एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये जो प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, डिफरेंट गैसेस है, एटमॉस्फेयर है, उसकी बात चल रही है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी। उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा। क्यों, तो लाइफ प्रोड्यूस होने के लिए लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो लाइफ फिर वहां पर आसानी से पनप नहीं पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो भी हो रहा। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न जिसमें सक्सेसफुल इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा, तो वो जो कम्युनिटी डेवलप होंगी उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। तो ये दोनों भी पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चंस मैंने देखा तो स्टेटमेंट के फॉर्म के क्वेश्चंस है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है, तो वहां पर ये दोनों भी डिफिनेशन और हेडिंग्स हमको, दोनों भी ये स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन हमको मालूम होना चाहिए। कंप्लीट सीक्वेंशियल ऑफ कम्युनिटी, कंप्लीट सीक्वेंसेस ऑफ कम्युनिटीज दैट चेंज इन गिवन एरिया आर सेरे। सेरे किसको बोलेंगे, जो कम्युनिटीज में क्या हो रहे, चेंजेस हो रहे, सीक्वेंसेस में चेंजेस हो रहे, कंप्लीट सीक्वेंसेस ऑफ कम्युनिटी दैट चेंज इन गिवन एरिया आर सेरे। मतलब क्या, कम्युनिटी में चेंजेस हो रहे मतलब क्या, कम्युनिटी में चेंजेस होने का मतलब क्या है, बोलो। क्या हमें बोलो, मान लो एक स्पेसीज है ए, दूसरा स्पेसीज है, कोई बोलना चाह रहा बोलो, स्पेसीज है बी। क्या हो रहा, चेंज हो रहा, ए से बी चेंज हो रहा। तो ये जो प्रीवियस स्पेसीज है वो खत्म होने वाली है, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट हो रहा न्यूली फॉर्म्ड स्पेसीज में। तो ये जो स्पेसीज में चेंजेस हो रहे हैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ये पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट्स। कंप्लीट सीक्वेंसेस ऑफ कम्युनिटी दैट चेंज इन गिवन एरिया आर सेरे। तो ये जो चेंज होगा, ओल्ड स्पीसीज खत्म होंगी, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट होगा दूसरे स्पीसीज का, उसको क्या बोलेंगे, सेरे बोलेंगे। अब वो स्पीसीज मल्टीपल स्पीसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लांट की कम्युनिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरी प्लांट की कम्युनिटी है वो क्या हो जाएंगे, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर वही बात आती, उसको रिलेट करो थोड़ा सा। इवोल्यूशन टोटली लिविंग फॉर्म में देखते हैं अपन, जेनेटिक वेरिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में जीन्स के रिस्पॉन्सेस देखते हैं इवोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम मॉलिक्यूलर लेवल पे। चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव सेरल स्टेजेस। अब ये जो डाइवर्स हो रहा है इन्वायरमेंट, ये जो डेरिवेटाइजेशन हो रहा है, उसके लिए क्या चेंजेस होना जरूरी है, चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव सेरल स्टेजेस। इसके लिए चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की डाइवर्सिटी चेंज होना जरूरी है। स्पीसीज इन द सेंस एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करें हमने, फॉर एग्जांपल बालाघाट का एरिया कंसीडर करें, वहां पर हम क्या कर रहे, एक कैट फैमिली के स्पीसीज देख रहे अलग अलग। ठीक है, अब अभी देख रहे आज जो भी डेट है अप्रैल 2021, ठीक है, अब 10 साल के बाद फिर सर्वे करें अप्रैल 2031 में क्या करें, जाकर फिर से रिवाइज करें वो पर्टिकुलर स्टडी को, तो हमको पता चला 21 और 31 में बहुत 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए, नए नए हमको मॉडिफिकेशंस मिल रहे, इन्वायरमेंट में चेंजेस मिल रहे और स्पेसीज में भी चेंजेस मिल रहे, ए से बी चेंज हो रहा। तो ये चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी भी चेंज हो रही ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वन इज दिस चेंज हो रहे, या जो भी चेंज हो रहे, फ्रैक्शन में नहीं बोलूंगा, जो भी चेंज हो रहे, तो वो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में चेंज हो रहा ना। तो डाइवर्सिटी में चेंज होना बहुत जरूरी है सेरल स्टेजेस में। तो सेरा मतलब क्या, चेंज जो हो रहा कम्युनिटीज में उसको सीरी बोल रहे हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से चेंज होना जरूरी है डाइवर्सिटी में, एमसीक्यू आता है इसमें। ठीक है, चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव सेरल स्टेजेस, उसमें स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सक्सेसिव सेरल स्टेजेस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे तो यहाँ पर चेंज होगा डाइवर्सिटी में। सही है कि गलत है?
इंक्रीज इन टोटल बायोमास। अब स्पीसीज बढ़ेंगे तो बायोमास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्पीसीज बढ़ेंगे तो बायोमास बढ़ेगा। बायोमास मतलब क्या? कौन सा इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट। क्या है बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट। हमारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर आ गए? बायोटिक इन्वायरमेंट्स में आ गए। बायोमास मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर आ गए? बायोटिक इन्वायरमेंट्स में आ गए। हम मटेरियलिस्टिक डिस्कशन कर रहे टोटल, समझे क्या? विखार सर कहे के बने हुए हैं, तो विखार सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बायोमॉलिक्यूल से बने हुए हैं विखार सर, समझे क्या? तो विखार सर के जो बायोमॉलिक्यूल है उसमें से हमको क्या करना है? बायोमास देखना है कितना है। उसमें से डिहाइड्रेशन कर दिया और बचे हुए जो चीजें थे वो बायोमास है, समझे क्या? अब वो क्या हो गया? एक स्टैंडिंग स्टेट में है, वो मर जाएंगे तो फिर चल जाएगा वो फिर न्यूट्रिएंट सॉइल में, ठीक है? और वो सॉइल में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब उसका प्रोसेस देखे अपन, न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में मिक्स होते हैं, ठीक है? तो बायोमास मतलब लिविंग फॉर्मेट में अगर किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको मैं बोलूंगा बायोमास। तो स्पीसीज बढ़ेंगे तो बायोमास तो बढ़ेगा। विखार सर के साथ 2-4 और दूसरे भी लोग आ गए, बुखार सर और नए नए लोग, तो बायोमास बढ़ रहा ना, है क्या नहीं? जैसा मेरे फैमिली में अभी मान लो 7 लोग हैं, आगे चल के और फैमिली बढ़ गई, 7 के 20 लोग हो गए, तो बायोमास बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? तो डाइवर्सिटी बढ़ रही, टोटल नंबर ऑफ बायोमास भी बढ़ रहा। फिर डाइवर्सिटी बढ़ रही मतलब और 5-7 नमूने आ गए, मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी बढ़ गई। होता है ऐसा, जैसे अपने फैमिली में मान लो पहले अपने पेरेंट्स होंगे तो अपन नमूने नहीं थे ना पहले, फिर कुछ दिन के बाद अपन नमूने आ गए, आगे चल के और नमूने आते रहेंगे, ठीक है? और जितने नमूने आएंगे उतना क्या बढ़ेगा? नमूने मतलब सैंपल, मॉड्यूल्स, उसको मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल प्रोसेस। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है और इवोल्यूशन है पैरेलल है। पैरेलल है मतलब, पैरेलल मतलब क्या? सेम है क्या अलग है? ये बोलो। हाँ, सेम नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक साथ होंगे। अगर सक्सेशन हो रहा तो इवोल्यूशन हो रहा था। इवोल्यूशन हो रहा मतलब सक्सेशन की वजह से हो रहा। मैं जब बात पढ़ाता था ना तुमको इवोल्यूशन, तो बोलता था मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे चेंज होंगी वैसे जेनेटिक रिस्पॉन्सेस चेंज होंगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा। लेकिन जब अगर मैं बताता था तो आधे से ज्यादा बच्चे उतने अच्छे से उसको समझते नहीं थे, और वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता तो तुम बोले होते थे एनसीईआरटी इतना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? मग काय करायचे आता? बघतील ते पण लेक्चर, इथं आज लेक्चरला नाही आलेले स्टुडंट ते पण लेक्चर बघतील, ठीक है? प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन वैसा जोक मारने, जोक जो बच्चों को लगता वो आए नहीं, ठीक है? तो तुम बोर हो भी तो चलता, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत मारू जोक, ना को ध्यान दो कहीं कुछ भी, ठीक है? चलो चलो ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड। ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे पहले कभी, लेकिन वहाँ पर लाइफ की संभावना बनती जा रही। ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर पहले कोई था ही नहीं लिविंग फॉर्म, लेकिन फर्स्ट टाइम अब वहाँ पर क्या है? लाइफ की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही, और वहाँ पर मान लो लाइफ डेवलप भी हो रही। तो वहाँ पर जो लाइफ का डेवलपमेंट होगा और इन्वायरमेंट डेवलप होगा, कंपैटिबल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप होगा वहाँ पर, उसको क्या बोलूँगा मैं? प्राइमरी सक्सेशन। एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म existed are area with primary succession. एग्जाम्पल न्यूली कूल्ड लावा, मतलब लावा आ गया वहां पर, और लावे की वजह से क्या होता? लैंड इन्वायरमेंट बढ़ता। तुमको मालूम ना, जैसे इंडियन हिस्ट्री ऐसा मानते लोग कि जो साउथ इंडिया का एरिया है ना, तो वो लावा निकलने की वजह से बना हो, नहीं तो पहले समुद्र था पूरा। अरे वहाँ की सॉइल देखो ना, तुम कभी साउथ इंडिया जाएंगे ना तो वहाँ की सॉइल तुमको रेडिश कलर की दिखती, चॉकलेटी कलर की, इटकरी कलर की सॉइल रहती वहाँ पर। और इधर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे ऊपर, उत्तर भारत में, तो येलो इस टाइप की ऐसी सॉइल रहती वहाँ पर, इस टाइप की, ठीक है? तो नीचे जा रहे मतलब जो न्यूली फॉर्म एरिया है, न्यूली फॉर्म उसको भी बहुत सारे साल हो रहे होंगे, ठीक है? मिलियंस ऑफ ईयर हो रहे होंगे न्यूली फॉर्म बोले तो, ठीक है? एज कंपेयर टू जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया, तो उसके कंपैरिजन में साउथ इंडिया थोड़ा नया है। और वहाँ पर जो फिर लाइफ डेवलप हुई होंगी लावा सूखने के बाद वगैरह,
तो वो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है। ठीक है, कभी गए तो देखो मेरी बात नहीं साबित हुई। सेकेंडरी सक्सेशन मैं तो क्या कह रहा हूँ, एरिया that lost all the living organism that existed before secondary succession। अब पहले से लाइफ थी वहां पर, लेकिन किसी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स की वजह से पूरे खत्म हो गए, पूरे लिविंग फॉर्म खत्म हो गए। अब वहां पर फिर से लाइफ की संभावना डेवलप हो रही है इन्वायरमेंट फिर स्टेबल स्टेट में आने के बाद। तो उस केस में जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। समझ रहे कौन जा रहा है? चलो वेरी गुड। एग्जांपल है बर्न और कट फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गया या कट कर दिए, बर्न कर दिए, तो वहां पर जो डाइवर्सिटी डेवलप होंगी सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस मालूम होना जरूरी है। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल प्लांट्स की देख रहे हैं, तुम्हारे बुक में भी वो डायग्राम्स दिए हुए हैं पूरे, प्लांट्स में सक्सेशन कैसे होता है। दो टाइप का सक्सेशन देख रहे हैं, हाइड्रार्च और जीरार्च। हाइड्रार्च और जीरार्च, जीरार्च सक्सेशन और हाइड्रार्च सक्सेशन। तो यहाँ पर मैंने जीरार्च लिखना चाहिए, है ना, बराबर क्या? जीरार्च प्राइमरी ऑन रॉक और हाइड्रार्च प्राइमरी ऑन वाटर। अब ये जीरार्च मतलब प्राइमरी ऑन रॉक। रॉक मतलब क्या? जो खड़क टाइप का एरिया रहता है जहां पर कुछ है नहीं, प्लांट्स वगैरह, मतलब स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। अब देखो ना, कुछ पहाड़ ऐसे रहते जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी दिखती है अपने को, और कुछ पहाड़ ऐसे रहते जहां पर एक प्लांट भी नहीं दिखता। जैसे कि सऊदी में जो बहुत सारे पहाड़ ऐसे रहते जहाँ पे एक भी प्लांट्स नहीं दिखेंगे तुम। अभी वो ताइफ का वीडियो देख रहा था, हमारा दोस्त भी बता रहा था कि इतनी भयानक पहाड़ी है वो। वहाँ से जब बस वगैरह से अपन रोडवे सिस्टम से ट्रैवल करते तो जब देखते ना तो डर लगता, इतनी डेंजर पहाड़ी है और एक भी प्लांट नहीं है वहाँ, एक भी प्लांट नहीं है। तो मैंने सोचा यार फिर अल्लाह के नबी कैसा गए होंगे वो ज़माने में, पानी वगैरह साथ में, फिर उतने ताइफ की इतनी बड़ी पहाड़ी में कैसे अकेले कैसा घूमे होंगे। अपने इधर की पहाड़ी नहीं थी, बालाघाट, पानी है, झाड़ है, कुछ भी नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर तक, 100-200 किलोमीटर तक वहाँ पर कुछ दिखता नहीं था, दूर से पानी दिखता था, नजदीक गए बाद फिर पूरी रेत नजर आती। तो कैसा इन्वायरमेंट था, अभी भी वैसी है वहाँ पर। तो उस टाइप का जो इन्वायरमेंट है उसको रॉक बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये रॉक मतलब जहाँ पर लाइफ है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर लाइफ की संभावना हो सकती है, वहाँ पर डेवलप हो सकती लाइफ। कैसे होंगी तो वो बता रहा मैं आपको। पायोनियर जो मतलब फर्स्ट स्पीसीज है, पायोनियर स्पीसीज मतलब क्या, जो पहले वहाँ पर आने वाली स्पीसीज है, वो लाइचन से कंसीडर करो। वो क्या है? लाइचन, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, अलगी का और यस लाइचन्स, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद रिप्लेसमेंट हुआ, सक्सेसिव हर्बिशियस प्लांट हो गए। लाइचन्स क्या करेंगे, उनके कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे। लाइचन्स क्या करेंगे? एंजाइम सीक्रेट करेंगे, और ये रॉक को क्या करेंगे? डीमिनरलाइज करके सॉइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये रॉक्स को क्या करेंगे? सॉइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो मुझे एक हदीस यहाँ पे याद आ रही कि अल्लाह के नबी ने बोले कि लास्ट टाइम ऐसा ही आखिरी टाइम कि तुमको पहाड़ों पे बहुत ज्यादा प्लांट्स दिखेंगे, उधर सऊदी वगैरह में। मैंने पढ़ा ये, अभी तक नहीं है लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट्स आ रहे, मतलब जो रेगिस्तान का एरिया था वो खत्म होते जा रहा, और रॉक का जो एरिया था वहाँ पे प्लांटेशन डेवलप हो रहा। ठीक है, तो वो कैसा हो रहा है उसके लिए हजारों साल लगते हैं ना, 2-5 साल तो लगते नहीं। तो मुझे लगता है अभी पूरे प्लांट्स आने को टाइम है, तो उस हिसाब से क़यामत कब होगी उसका अंदाजा लगाओ तुम, जाके देखो कितने प्लांट्स आ रहे, क्या आ रहे। मतलब ये पूरा सक्सेशन का प्रोसेस वहाँ पे होना जरूरी है प्लांट्स आने के लिए, तब जाके वहाँ पे प्लांटेशन होगा। तो उसके लिए पहले वहाँ पे लाइसेंस को डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब लाइसेंस डेवलप होंगे तो वहाँ पर वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब धीरे धीरे जो रॉक का एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा और लाइसेंस वहाँ पे अटैच होंगे। लाइसेंस क्या होंगे? वहाँ पर अटैच होंगे, और उसकी वजह से प्रोसेस सक्सेस होगा हर्बिशियस प्लांट के पनपने का। मतलब वहाँ पे हर्बिशियस प्लांट्स भी डेवलप होंगे। हर्बिशियस प्लांट्स के बाद श्रूट्स डेवलप होंगे, थोड़े उनसे बड़े, हर्ब्स, श्रूट्स, ट्रीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब जो बन गए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो सक्सेसफुली क्या हो गए,
एक इक्विलिब्रियम इन्वायरमेंट हो गया, न्यूट्रिएंट्स की फ्लोइंग स्टार्ट हो गई बायोटिक इन्वायरमेंट से अबायोटिक इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट डेवलप हो गए फिर वहां। तो ये जो पैटर्न है, जीरोफाइट्स से मीजोफाइट्स बन गए, जीरोफाइट्स से क्या हो गए, मीजोफाइट्स। अब मैंने यहाँ पर लिखा जीरोफाइट्स बोले तो क्या, जेरिक मतलब टू ड्राई, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर पानी भी नहीं, टू ड्राई, जीरार्च, ठीक है। और यहाँ पर मेजिक मतलब नाइदर टू ड्राई और नाइदर टू वेट, मतलब मीडियम, मेजिक मतलब क्या, मीडियम टाइप का। तो जीरोफाइट से मीजोफाइटिक डेवलप हो गए यहाँ पर जीरार्च वाले पैटर्न में। अब हाइड्रार्च मतलब क्या, बहुत ज्यादा वाटरी इन्वायरमेंट, मतलब वहां पर टेरेस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन हो रहा, और यहाँ पर क्या हो रहा, एक्वाटिक सक्सेशन हो रहा। हाइड्रार्च तो याद हो तुमको, समझ में आ रहा क्या मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेन ये पॉइंट समझ में आ रहे ना आपको, ठीक है चलिएगा। हाइड्रार्च प्राइमरी ऑन वाटर, वाटर में डेवलप हुआ, जो फर्स्ट फॉर्मिंग है वो है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कुछ ऐसे बॉडी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूटेड सबमर्ज। अभी फाइटोप्लैंक्टन मतलब तुम क्या कंसीडर करो, जो प्राइमरी प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में क्या हो रहे, तैर रहे, और वो जो पानी में तैर रहे वो वाटर के मूवमेंट की वजह से फ्लो हो रहे, उनके पास सीलिया फ्लैजेला कुछ भी नहीं है, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, फाइटोप्लैंक्टन। फिर उससे डेवलपमेंट हो रहा रूटेड सबमर्ज, कुछ रूटेड प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा, एनसीईआरटी में भी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म डेवलप हो रहे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, और यहाँ पर रीड स्वाइम, मार्श मीडो, स्क्रब, और फिर फॉरेस्ट डेवलप हो रहे। मैं एनसीईआरटी से भी बताता। तो एक्वेटिक हैबिटेट से क्या हो रहा, मीजोफाइटिक डेवलपमेंट हो रहा, और जीरोफाइटिक से क्या हो रहा, मीजोफाइटिक हो रहा, मतलब ड्राई से मीडियम इन्वायरमेंट हो रहा, और बहुत ज्यादा एक्वेटिक से मीडियम इन्वायरमेंट हो रहा। मेजिक कंडीशन, आइडियल कंडीशन कंसीडर करो। इसमें एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, इसलिए वो मुझे लिखना जरूरी था हमारा। एमसीक्यूज घुमाएगा फिर तो तुमको सब मालूम होना जरूरी। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर कितना है वो बोलो मुझे। यस, वहां पर देखो फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद क्या है, सबमर्ज प्लांट स्टेज है, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग है, उसके बाद रीड स्वैम्प है। उसमें देखो ना तुम, प्लांटेशन बढ़ रहा, उसका प्लांट बॉडी डेवलप हो रही, मार्श मीडो स्टेज, वहां पर क्या हो रहा, वहां पर और ज्यादा हमको इंक्रीमेंट दिख रहा प्लांटेशन में। उसके बाद स्क्रब स्टेज, वहां पर और ज्यादा ग्रो हो रहे प्लांट, और उसके बाद फॉरेस्ट, फाइनली वहां पर फॉरेस्ट डेवलप हो रहे, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है, वहां पर प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करा, मतलब अब फॉरेस्ट रहेंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल होगा, और जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन प्लांट्स है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो फिर वहां पे हेटेरोट्रॉफिसिटी डेवलप हो रही, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहे, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल को सक्सेसफुल बना रहे, और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप हो रहा। मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा, मतलब सक्सेसफुली इकोसिस्टम डेवलप हो रहा। हम जो सोच रहे ना आज टाइगर खत्म हो जा रहे, और कोई प्लांट्स के प्रजाति खत्म हो जा रहे, तो उसके लिए बहुत सारे अपने बायोलॉजिस्ट टेंशन लेते हैं, इन्वायरमेंट के जो एक्सपर्ट रहते हैं वो टेंशन लेते हैं। आम लोगों को समझ तक नहीं, अरे यार टाइगर खत्म हो रहे तो अच्छा है ना, वो बिबटा ने क्या कम तमाशे करा था, क्या जरूरत है, अच्छा है ना खत्म हो रहे तो। लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि वो फूड चेन को क्या करते, मेंटेन रखते। अगर प्रॉपर फूड चेन मेंटेन नहीं होगा तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो जाएंगी, मतलब नॉर्मल कंडीशन से लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी कोरोना वायरस की वजह से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम खराब हो रहा है, तो लोग मर रहे ज़्यादा, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी वन ऑफ द फैक्टर है। अपने को नहीं मालूम कौन सी जगह पे डिफेक्ट हुआ दुनिया में, लेकिन इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से वो वायरल ग्रोथ हुई, ठीक है। वो जो कम्युनिटी है वायरल कम्युनिटी, उनका जो इकोसिस्टम सक्सेसफुल हो रहा, वो सेकेंडरी सक्सेशन कंसीडर होगा, और वो सेकंड फॉर्मिंग स्पीसीज डेवलप हो रही, जो फर्स्ट फॉर्मिंग स्पीसीज को खत्म कर रही,
और ये इंसान है, और ये क्या है, वायरस है। समझे क्या, अगर उसको रिलेट करेंगे तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, तुमको आइडिया आना बोल के, ठीक है, समझे क्या पॉइंट्स। अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का क्या है कंसेप्ट, रेगुलेशन ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बायोटिक इन्वायरमेंट टू अबायोटिक इन्वायरमेंट और फ्रॉम अबायोटिक इन्वायरमेंट टू बायोटिक इन्वायरमेंट, एकदम सिंपल, ठीक है। अब ये प्रॉपर चेन होना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन, जो अपने लास्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन के डिस्कशन में करें। अब न्यूट्रिएंट साइकिल की मैं डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहा, उससे रिलेटेड पॉइंट, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, etc. present in the soil, amount of nutrients present in the soil at given time is known as standing state। मतलब न्यूट्रिएंट्स ये एक स्पेसिफिक टाइम में जो सॉइल में कंटेंट होंगे न्यूट्रिएंट्स के, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडिंग स्टेट। अब बायोमॉलिक्यूल तुमको मालूम है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमको सॉइल में कौन से है देखना है, जो न्यूट्रिएंट की स्टैंडिंग स्टेट देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स की हमको स्टैंडिंग स्टेट देखने का तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, याद आ रहा है क्या, हाँ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन में उसको फिल्टर करना है, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ऐश फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो मिलेंगे हमको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहेंगे सॉइल के और लिविंग टिश्यू के, दोनों के भी देखना है, तो हमको लगभग सिमिलरिटीज मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, तो इकोसिस्टम की जो ट्रांसपोर्टेशन बायोटिक इन्वायरमेंट से अबायोटिक इन्वायरमेंट, तो सेम ही है ना हर जगह, अमाउंट वेरिएबल हो सकता लेकिन सिमिलरिटी है, सेम है। कुछ चीज़ें एनिमल्स में ज़्यादा है तो कुछ प्लांट्स में ज़्यादा है, उस टाइम पे मैंने समझाया था तुमको, ठीक है। तो वही है न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग। तो स्टैंडिंग स्टेट मतलब जो अबायोटिक इन्वायरमेंट में, खास तौर पे सॉइल में, ठीक है, जो है अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का, उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग। अब हर एरिया में अलग अलग है, बीड में सॉइल है, उसके कंटेंट थोड़े अलग मिलेंगे, परभनी में थोड़े अलग मिलेंगे, फिर आगे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएंगी सॉइल की भी। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, और बायोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब क्या, जियोग्राफिकल, अबायोटिक सिंपल, उसमें सॉइल है, रॉक्स है, वाटर है, एयर है, कंसिडर कर सकते हो। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में फूड चेन, फूड वेब, बायोटिक कंपोनेंट्स में, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट इन्वायरमेंटल एरियाज, सॉइल है या फिर वाटर है या फिर एटमॉस्फेरिक एयर है, स्टेट ऑफ मैटर किस कंडीशन में है वो। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। समझ रहा क्या यादव? चलो, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। Deficiency of nutrients occurs due to imbalance in rate of influx and efflux। ये क्या है? इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना। सिंपल आम भाषा में कोई भी यूनिट सब्सटेंस है, उसमें कोई चीज जा रही तो इनफ्लक्स है और बाहर जा रही तो इफ्लक्स है। मतलब प्रॉपर फ्लोइंग होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स की। अगर वो फ्लोइंग रुक गई, अनयूजेबल एरिया में चले गए, सेडिमेंट हो गया, सॉइल के बहुत ज़्यादा डीप रीजन में चले गए न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो उसकी रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रॉपर इनफ्लक्स और इफ्लक्स का प्रोसेस होना ज़रूरी है, तब जाके न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होगी। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल्स, रिजर्वायर्स एग्जिस्ट इन एयर
एटमॉस्फेयर्स, जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में होंगे। एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल कहाँ देखे थे अपन ने? कौन से टॉपिक में देखे थे? प्लांट न्यूट्रिशंस में अपन ने नाइट्रोजन साइकिल देख लिए थे। फिर एक बार आज जाके रिवाइज करना ही है तुमको, तो यहाँ पर भी है वो, लेकिन इतना जो बोला उसने कि हमने 11th में देखे थे, तो देखो फिर जाके। और कार्बन साइकिल वहाँ पे डिस्कस किया है, वो देखेंगे अपन। एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको फॉलो करना है। एमसीक्यूज इस पे भी आते डायग्राम में, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल्स, रिजर्वायर्स एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, जमीन में है रिजर्वायर्स न्यूट्रिएंट्स। सेडिमेंट्री साइकिल समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी तो समझ रहे, 38 टॉपिक वो पूरी कहानी मालूम तुमको, तो वहाँ पे गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल सिंपल रहता लेकिन मालूम नहीं होता, इसलिए बार बार रिवीजन होना, तभी जाके पक्का होने वाला है। अगर इजी भी रहा तो। रिजर्वायर्स एग्जिस्ट इन अर्थ, एग्जांपल के तौर पे फास्फोरस है, सल्फर साइकिल है। कार्बन साइकिल देखते पहले। कार्बन साइकिल में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फिगर्स है कुछ। 49% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर पूरा ह्यूमन का ड्राई वेट लिए वाटर निकाल के, तो 49% मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% कार्बन है, और 50% में बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं। समझे कि नहीं समझे? 71% फाउंड इन डिसॉल्व्ड इन ओशियंस, मतलब अगर बायोस्फीयर पे, जमीन पे अगर पूरा कार्बन देखेंगे तो 71% ये मरीन एनवायरनमेंट में है, ओशियंस में है। मेन सोर्स कार्बन का एयर, वाटर, फॉसिल फ्यूल एंड रॉक्स है, जमीन है। एस्टिमेशन, प्लांट के थ्रू जो फोटोसिंथेटिक फिक्सेशन होता कार्बन का प्लांट और अलगी के थ्रू, तो वो 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन फिक्स्ड एनुअली, ठीक है, और टन्स में है वो, ठीक है, इन बायोस्फीयर। ये एस्टिमेट, ये जो फिगर्स है मालूम होना जरूरी है। एनसीईआरटी से एक बार देख लो अच्छे से, एमसीक्यूज बनते हैं इसलिए, ठीक है। कार्बन साइकिल यहाँ पर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर से कार्बन कहाँ पर आएगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन आएगा लिविंग सिस्टम में। लिविंग सिस्टम में कार्बन फिक्स करने के लिए क्या होना जरूरी है? लिविंग सिस्टम में कार्बन फिक्स करने के लिए क्या होना जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है, कार्बन फिक्सेशन होना जरूरी है, खुदा तुमको अच्छा रखे, रूबिस्को एंजाइम होना जरूरी है। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को और दूसरा पेप्को, C4 प्लांट और C3 प्लांट, उनमें जो कार्बन का फिक्सेशन होता वो पूरा प्रोसेस, ठीक है। रूबिस्को प्लांट्स में जो कार्बन का फिक्सेशन होता वो वाला प्रोसेस, थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो कैसा हो रहा है यहाँ पर। फिर CO2 इन वाटर और डिकेड ऑर्गेनिज्म, उनसे भी CO2 हमको मिलेगा इन द सेंस हमारे एटमॉस्फेयर को मिलेगा। वैसा अगर अपन कार्बन लेने का रहता था तो कितना आसान हो गया होता था, लेकिन उसका फिक्सेशन जरूरी है ना। फिक्सेशन जरूरी है लिविंग फॉर्म में। लाइफ से लाइफ बनती है ऐसा बोलता आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या बोलता? लाइफ से लाइफ बनती। तो हमको अगर जीना है तो मट्टी खाए तो चलता क्या? बहुत भूख लगी, सॉइल खाता मैं थोड़ा, वो बचपन में खाते थे अपन मट्टी, ठीक है, तो मालूम नहीं था वो, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता? लाइफ को खाना पड़ता, तो हमको लाइफ मिलती। प्लांट लाइफ ही है ना, उससे फ्रूट्स मिलता, वो भी लाइफ है, सेल है, वो लिविंग सेल्स है, टिश्यू है, ठीक है। जो भी हमारा फूड है वो लिविंग है, तो लाइफ से लाइफ मिल रही। तो लाइफ में बायोटिक एनवायरनमेंट में जो कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है उसकी बात चल रही है, समझे क्या नहीं समझे? देखो फिर कैल्सियस सेडिमेंट्स है जो जमीन के नीचे तह में है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, ये भी डेट्रिटस फूड चेन, मतलब जो फैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें कार्बन को भी फ्री करेंगे ना, ठीक है। और फ्यूल के कंबशन से एटमॉस्फेयर में कार्बन जाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हम बोलते हैं, जो हार्मफुल गैसेज है। वुड के बर्न होने की वजह से भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाएगी। और डेट्रिटियस फूड चेन में मतलब जो ऑर्गेनिज्म है सैप्रोफाइटिक, वो फ्री करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, तो उसमें कार्बन भी फ्री होगा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में CO2 जाएगा, कैसे कैसे जाएगा? और एक प्रोसेस है जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 जाता, क्या है वो? जो बोलेगा वो सबसे होशियार, रेस्पिरेशन के थ्रू। सभी होशियार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन के वो भी बच्चे आंसर देने वाले हैं जो वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या है? CO2 को रिलीज कर रहे एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है। पिछले लॉकडाउन में पढ़ाया था मैंने मोबाइल से, ठीक है।
ऐसी लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा था, तो वो बात चल रही है यहाँ पे। इकोसिस्टम फास्फोरस साइकिल पहले देखते हैं। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस के फंक्शन क्या हो सकते हैं, तुम बोलो जल्दी से। लिविंग सिस्टम में फास्फोरस के फंक्शंस क्या है? वैसा नहीं बोलने का, जबकि तुम्हारी बात सही है, ऐसा बोलने का। वो फार्मूले बनाने काम आते सर। कौन से फार्मूले? फिजिक्स के मैथ के? नहीं, बायोलॉजी के फार्मूले। कौन से फार्मूले? तो बायोलॉजी के फार्मूले कौन से है भाई? तो बायोलॉजी के फार्मूले है हमारे डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए फास्फोरस भी होना तुमको कार्बन भी होना, लेकिन उसमें फास्फेट ग्रुप है ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फार्मूले बायोलॉजी के फार्मूले के लिए जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड लाइफ के फार्मूले डिजाइन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो लाइफ को फिर से रिजनरेट करने के लिए न्यूक्लिक एसिड होना जरूरी है फिर हमारे पास। ये नहीं रहेगा तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा स्पीशीज का। पुराने जमाने में लोग बोलते थे मरने के बाद ऐसा कैसा उठेंगे, हम नहीं मानते। तो उस टाइम पे ऊपर वाला मोटी मोटी एग्जांपल देता था, जैसे कि अभी जैसा उठे, अभी जैसा तुम जिंदा है, रोज सोते रोज उठते, जैसी बारिश आती तो न्यू प्लांट्स आ जाते, हर्बेशियस प्लांट्स, तो वो जैसा उठे वैसे तुम भी उठेंगे। तो मोटे अकल को नहीं समझता था। तो दूसरी आयत निकली, फिर बहुत जल्दी ऐसे निशानियां मिलेंगे एटमॉस्फेयर में भी और तुम्हारे खुद के बॉडी में कि तुमको बात समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर ये एक निशानी अभी समझ में आ रही है अपने को कि बायोलॉजी के फार्मूले जरूरी है फिर से लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। तो अपने फार्मूले छुपे हुए हैं नेचर में, विकास सर के फार्मूले, निशान के फार्मूले, फिर से उनका क्या होगा, रीजनरेशन होगा, ठीक है। सेलुलर एनर्जी के लिए जरूरी है, कौन सी है वो सेलुलर एनर्जी? एटीपी, वेरी गुड। शेल्स है, बोन्स है, टीथ है, इसके लिए भी कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम की कमी है बोले, कैल्शियम के टैबलेट्स दे रहे डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फास्फोरस है, जो कि फास्फोरस वन ऑफ द कंपोजिशन है लाइक कैल्शियम। यहाँ पर शेल और बोन्स वगैरह में कैल्शियम मैक्सिमम रहता, लेकिन साथ में फास्फोरस भी रहता, ठीक है। अब यहाँ पर इनका साइकिल देखो। कंज्यूमर, हम भी है कंज्यूमर, वो मिलता प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर रूट सिस्टम से लेता। सॉइल में जो फ्री फास्फोरस है वो वाटर के साथ और न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं उसमें वन ऑफ द फास्फोरस कंपोनेंट है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स वालों को ढेर से ज्यादा मालूम, ठीक है। वो प्रोड्यूसर्स में जाता, मतलब हमारे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता सोर्स से सिंक की तरफ, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स उसको लेते, कंज्यूमर्स लेने के बाद डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म उसको सिंप्लीफाई करते, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी एनिमल प्लांट का पार्ट डिटैच होने के बाद, मरने के बाद, वो डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म उसको फ्री करते हैं, ठीक है। फ्री होने के बाद वो सॉइल में सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं। और ये मेन जो प्राइमरी ऐड होते हैं वो रॉक मिनरल्स है, मतलब स्टोन वगैरह जो रहता ना, वो रॉक वगैरह वहां से मिलते हैं, ठीक है। और सॉइल में आने के बाद कुछ रन ऑफ होते हैं, मतलब वाटर के साथ फ्लो होके दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, और कुछ प्लांट्स लेते हैं, और वो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन पे डिपेंड, जो हेटेरोट्रॉफ्स है, फिर वो वहाँ पर चेन बनती पूरी। मतलब ये ओशियन एनवायरनमेंट भी हो सकता और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी हो सकता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की फ्लोइंग कैसी हो रही वो देखो तुम। अगर न्यूट्रिएंट्स की फ्लोइंग होगी तब ही इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, अगर न्यूट्रिएंट्स की फ्लोइंग नहीं होगी तो इकोसिस्टम मेंटेन होने वाला क्या, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम के क्या फायदे हैं? तो ये तो सिंपल पॉइंट है, लेकिन एमसीक्यूज बनते और सब कंफ्यूजिंग है जैसे पॉइंट लिखते। तो एनसीईआरटी के पॉइंट हमको मालूम होना तो इतना तो सिंपल नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन दिन रात। दिन में उन्हें दोपहर और सुबह मॉर्निंग आफ्टरनून पूछा तो कंफ्यूज हो जाता, ठीक है। मतलब दिन के टाइम को 3-4 अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं ना, तो कंफ्यूजिंग। प्यूरिफाइड एयर एंड वाटर, ऑब्वियसली मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ecological succession, provide carbon storage, proper nutrient cycle and soil fertility. Soil fertility, optimum amount of nutrients which is responsible for normal growth and development of plant. With respect to that,
the requirement of consumers is also fulfilled by the producers. It is necessary for healthy life and proper biological functioning. Wildlife habitats को भी ये प्रमोट करता है इकोसिस्टम, इसलिए तो हमने फिर जूलॉजिकल पार्क्स और बहुत सारे सेंचुरीज डेवलप किए. पॉलिनेट क्रॉप्स को पॉलिनेट करेगा, मतलब प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी डेवलप हो रही और जो बहुत सारे इंसेक्ट्स है वो पॉलिनेशन कर रहे, अबायोटिक फैक्टर भी पॉलिनेशन कर रहे, एयर है, वाइंड है, वाटर है. वो एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब जो नेचर को खूबसूरत बनाने वाली चीजें हैं, और कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू, मतलब तुम देखो ना, अगर तुम बंद कमरे में 1 साल गुजारोगे तो कितनी तकलीफ की बात है, और साथ में डब्बा भी नहीं है तुम्हारे पास. हाँ ठीक है, तो कितनी तकलीफ की बात है. बोर बोले तो मुश्किल है, मौत की दुआ करेंगे अपन. अब वो जेल में रहते तो वैसे ही रहता ना उनको, लेकिन जेल में भी मैंने सुना बहुत मजे करते खैरी लोग, मतलब बहुत रहते हो, खेलते, कैरम खेलते, ये खेलते, बहुत मजा आती. बोलते मैं बोला ऐसा क्या, ठीक है कभी देखूंगा, मैं आया जाऊंगा. ठीक है, ऐसा नहीं, विजिट को जा सकते हैं, जरूर थोड़ी है हथकड़ी के साथ ही जाना अंदर. ठीक है, ऐसा विजिट को पुलिस बन के जा सकते हैं, चुप चुप के पुलिस. ठीक है, या फिर कोई दूसरे काम से जा सकते हैं, मेडिसिन देने के लिए. ठीक है, तो प्रोफेशन के हिसाब से सोच रहा हूँ. ठीक है, ये ठीक है. अब देखो, मैं जो समझा रहा था बात वो भूल गया था कि अब देखो बंद कमरे में बोर होते, लेकिन ऐसा तुमको बोले कि तुमको हम क्या करते, हिमालय के पर्वत पे छोड़ देते, पहाड़ी पे 1 साल रहो, तुम खुशी खुशी रहेंगे. 2-4 दोस्त साथ में दो, बोलेंगे अकेला ना हो, 2-4 दोस्त और हिमालय में 1 साल बिल्कुल बहुत अच्छे से खुशी से रहेंगे. तो वहाँ पे प्लांटेशन है, वाटर है, अच्छी बुरी चीजें खाने को मिलेंगे, क्या मजा आएगा वो इन्वायरमेंट में रहने के लिए. तो मतलब नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी देखने को मिलेंगी, और कल्चरल और स्पिरिचुअल वहाँ पे हमको बहुत सारे अच्छी चीजें देखने को मिलती. बहुत सारे लोग वहाँ पे यात्रा को जाते हैं हिमालय पे, और मजा आता है उनको जाने के बाद, मतलब उनको सुकून मिलता है. अपन भी जो हज के यात्रा पे जाते हैं, घूमने को जाते हैं, तो वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो भी देखे तो अच्छा लगता है. वो मतलब है उसका प्रिवेंट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, मतलब जो सूखे से बचाते हैं, और जो बाढ़ वगैरह आती है, सुनामी लहर, इन्वायरमेंट में जो डिजास्टर्स होते, नेचुरल डिजास्टर्स, उससे भी बचाता है इकोसिस्टम अगर नॉर्मल रहा. ये मतलब है इस बात का. अब इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों के, एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिया, मैंने भी कुछ यहाँ पे लिख दिया उनके नाम. ठीक है, रॉबर्ट कोस्टांजा एंड कलीग्स, मतलब ये जो ग्रुप है, रॉबर्ट कोस्टांजा भैया मित्र मंडल, ठीक है, एंड कलीग्स, ये मतलब हो रहा उसका आम भाषा में, जैसा अपने पास रहता ना विनोद पवार मित्र मंडल, तो वैसा ही. ठीक है, अभी तो अपने क्लास में नहीं है वो. ठीक है, पुट अ प्राइस टैक्स ऑन नेचुरल लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज, मतलब इन्होंने क्या करे, कुछ स्कीम्स बनाए, कुछ प्राइजेस रखे, कुछ मोटिवेशंस, कुछ कैंपेन्स चलाए. उसके लिए ऐसा चलता क्या, उसके लिए पैसा लगता तो काम होता. तो ये जो कैंपेन चलाने के लिए इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशंस दिए, इनके इन्वेस्टमेंट्स लगाए, बहुत सारे कंट्रीज के भी इन्वेस्टमेंट रहते हैं. यहाँ पर एक फिगर आउट किया मैंने, $33 ट्रिलियन का खर्चा पर ईयर उठाए फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज को मेंटेन रखने के लिए. और भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, और सॉइल इकोसिस्टम के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, मरीन एनवायरनमेंट के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, एरिया वाइज फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें अमाउंट का, और वो हिसाब से काम. ठीक है, अब कितना काम करे, क्या करे, वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये इसलिए एनसीईआरटी ने अपने को मेंशन किया कि हमारे नज़दीक भी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ना, कि इकोसिस्टम मेंटेन होना कितना ज़रूरी है. और आज तो हर इंसान को समझ में आ गया ना इकोसिस्टम मेंटेन होना कितना ज़रूरी है. हर चीज़ दाव पे लगाने के लिए तैयार है अपन. किसी ज़माने में एक दिन भीड़ बंद बोले तो लोग परेशान होते थे, आज पूरी दुनिया बंद है, और ये पूरी दुनिया बंद होने का रिस्क हम 1-1.5 साल से ले रहे, फिर भी हम बोल रहे आगे और लॉकडाउन लगने वाला है, बंद करेंगे हम. क्यों, तो जिंदगी बची तो आगे जिएंगे ना. अभी मर गए तो फिर क्या हो गया, नहीं भी बंद हुआ तो अपन मरने के बाद क्या फायदा. तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम का. अगर इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा
तो जो नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशंस आ रहे, जो नए नए नमूने स्पीसीज के आ रहे, चाहे वो वायरस रहो या फिर कोई और एनिमल रहो या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म रहो, वायरस तो सेमी लिविंग पार्टिकल हम उसको बोलते हैं, लेकिन लिविंग तो है ना, फिर वो इकोलॉजिकल कंपोनेंट है, फिर तो अबायोटिक बायोटिक्स पैटर्न है उसके पास। तो जो वेरिएशन बने, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स में जो फार्मूला बना हो वायरस का, फास्फोरस वगैरह है ना वो फार्मूला बनने में, तो वो फार्मूला बहुत ही भारी बन गया हो, ठीक है, तो अपने लिए नुकसानदायक हो गया हो। अब उसका मेडिसिन निकालना बोले तो चैलेंज हो गया है, और मर रहे लोग बहुत ज़्यादा डेथ रेशो बढ़ रहा और परेशान है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होने की वजह से। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था। रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हम 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फाइनली हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके एमसीक्यू सॉल्व करना है और साथ में थ्योरी भी देखते रहना है। इस पर टेस्ट की डेट मैं व्हाट्सएप पे मेंशन करूंगा और एप्लीकेशन पे भी आ जाएगा।